So, hello everyone, welcome to another lecture of solutions and colligative properties. ठीक है, तो बेटा कल के क्लास में क्या क्या पढ़ाया था हम लोगों ने, क्या क्या पढ़ा था हमने कल की क्लास में? कल हमने देखा था इंट्रोडक्शन, ठीक, हमने जाना था सॉल्यूट क्या होता है, इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही हमने क्या क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और हमने देखा था कि एक्वस सॉल्यूशन के लिए चाहे पानी की क्वांटिटी कम हो चाहे पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो, वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट। ठीक, उसके बाद अगला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी। उसके बाद सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। उसके बाद देखा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक, और पढ़ी थी काफी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक, आज हम देखेंगे बेटा इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन, सेकंड टॉपिक, और सेकंड टॉपिक है बेटा हमारा सॉल्युबिलिटी। ठीक, तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? सपोज करो मैं आपके सामने एक बीकर लेकर के आया, इस बीकर के अंदर मान लीजिए मैंने 100 ग्राम वाटर फिल करा। कितना वाटर फिल करा भाई? 100 ग्राम। ठीक, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट तो फिक्स है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, मैंने इसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाली, तो बताओ क्या डिजोल्व हो जाएगी? 1 चम्मच चीनी, हाँ डिजोल्व हो जाएगी। 2 चम्मच चीनी डाली, वो भी डिजोल्व हो जाएगी। 3 चम्मच चीनी डाली, वो भी डिजोल्व हो जाएगी। सपोज करो 4 चम्मच चीनी डाली, वो भी डिजोल्व हो गई। बट इस बेचारे 100 ग्राम पानी की कोई ना कोई लिमिटेशन तो है। ये अब ऐसा थोड़ी होगा कि एक बोरी चीनी की भर के डाल दो उसको भी डिजोल्व कर लेगा। इसकी कोई एक लिमिट है, कोई एक हद है कि इस हद तक ही ये चीनी को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा कोई गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, क्या मतलब है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट की मात्रा आपने फिक्स कर दी, सॉल्वेंट का अमाउंट आपने, सॉल्वेंट की क्वांटिटी आपने फिक्स कर दी। और जनरली सॉल्वेंट हम कितना लेकर के चलते हैं भाई? 100 ग्राम लेकर के चलते हैं। ठीक, तो 100 ग्राम हमने यहाँ पर सॉल्वेंट की क्वांटिटी फिक्स कर दी। अब एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये चीज भी ध्यान रखनी है भाई, टेम्परेचर चेंज नहीं करना, टेम्परेचर आपको फिक्स रखना है। तो कोई गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक गिवन टेम्परेचर पर ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, उसको सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया? maximum amount of solute that can be dissolved in a specific amount of solvent at a given temperature। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, मान लिया मैंने बोला 100 ग्राम पानी में आप ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम चीनी डिसॉल्व कर सकते हो, इससे ज्यादा चीनी आप इसके अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 10 ग्राम। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, अब हमें देखना है भाई सॉल्युबिलिटी, 2 तरीके से हमें सॉल्युबिलिटी पढ़नी है। सबसे पहले हमें पढ़नी है बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, और अगला हमें क्या पढ़ना है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। इट मींस मुझे बताइए सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में सॉलिड किसकी तरह काम करेगा? सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्यूट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? सॉल्यूट की तरह। और लिक्विड किसकी तरह काम करेगा? सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। ठीक, और इधर बताओ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स में गैसेस किसकी तरह काम करेंगी? सॉल्यूट की तरह। और लिक्विड किसकी तरह काम करेगा? सॉल्वेंट की तरह। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक, तो जब भी हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, आप जब चीनी को या नमक को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो, तो क्या ऐसा होता है कि एक ही बारी में सारा का सारा अमाउंट एक ही टाइम में सडनली डिसअपीयर हो जाता है और डिसॉल्व हो जाता है? नहीं, धीरे धीरे करके चीनी पानी के अंदर डिसॉल्व होती है, या फिर धीरे धीरे करके नमक पानी के अंदर डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो जब आप सॉलिड सॉल्यूट किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, तो कुछ सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो जाता है, कुछ चीनी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और पानी का मिठास बढ़ा देगी। मतलब कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज
कर देगा, इस फिनोमिना को बोला जाता है डिसोल्यूशन। क्या बोला जाता है इस फिनोमिना को? डिसोल्यूशन। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक। अब अगर मैंने बोला कि भैया मैंने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया था, 100 ग्राम पानी लिया था, 100 ग्राम पानी में आप ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम चीनी डिसॉल्व कर सकते हो, 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप शुगर उसमें डिसॉल्व करने के लिए जाओगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक। अब 100 ग्राम पानी में ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम चीनी डिसॉल्व हो सकती है। ठीक। आपने केवल 8 ग्राम चीनी डिसॉल्व करी हुई है, तो बताओ क्या अभी और एक्स्ट्रा चीनी डिसॉल्व हो सकती है? हाँ बिल्कुल, अभी और एक्स्ट्रा चीनी डिसॉल्व हो सकती है। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जिसके अंदर और फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक। और अगली बारी मैंने पूरे के पूरे 10 ग्राम चीनी डिसॉल्व कर दी। ठीक। तो अब इसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लिया ये हमारी क्लास है, जिस क्लास में आप बैठे हो, इस क्लास में मैं मान करके चलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 50 स्टूडेंट्स आकर के बैठ सकते हैं। ठीक है। तो इस क्लास की कैपेसिटी हो गई कितनी? 50 स्टूडेंट्स की। ठीक। फिलहाल आप यहाँ पर 25 लोग बैठे हुए हो। ठीक। तो बताओ आपकी क्लास सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड है। अभी 25 बच्चे आकर के और बैठ सकते हैं। ठीक। अगली बारी पूरे के पूरे 50 बच्चे ला करके मैंने सीट के ऊपर बिठा दिए कंफर्टेबली। ठीक है, अच्छे से, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। एक बेंच पर 3-3 बच्चे बैठे हुए कंफर्टेबली, पूरी क्लास में 50 के 50 बच्चे बैठे हुए, 50 की कैपेसिटी थी और 50 ही बच्चे बैठे हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे? हमारी क्लास क्या हो चुकी है? हमारी क्लास सैचुरेट हो चुकी है। ठीक है। तो यही कंसेप्ट है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक। अब मान लिया आपके पास ये एक बीकर था, ये एक बीकर था। इस बीकर के अंदर आपने पानी लिया हुआ है, वही 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर। ठीक। 10 ग्राम क्या है भाई? सॉल्युबिलिटी। ठीक। आप आए, आपने आकर के 12 ग्राम चीनी इसके अंदर डिसॉल्व कर दी। आपने कितने ग्राम चीनी डिसॉल्व कर दी इसके अंदर? 12 ग्राम। अब मुझे बताओ 12 ग्राम चीनी डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व क्या पूरी की पूरी 12 ग्राम हो जाएगी? नहीं, कितने ग्राम डिसॉल्व होगी? 10 ग्राम। तो मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ग्राम चीनी डिसॉल्व होगी। ठीक। और 2 ग्राम चीनी डिसॉल्व नहीं होगी, वो आकर के चुपके से नीचे बॉटम पर बैठ जाएगी। क्लियर बात अच्छे से? ठीक। वो आकर के नीचे कहाँ बैठ जाएगी भाई? बॉटम पर बैठ जाएगी। ठीक। अब मुझे बताना, ये 10 ग्राम तो डिसॉल्व हुई हुई है। ठीक। ये 10 ग्राम तो क्या है भाई? डिसॉल्व हुई हुई है। और ये 2 ग्राम क्या है? जो डिसॉल्व नहीं हुई, इसको सॉलिड लिख दो। और ये ऊपर जो 10 ग्राम है जो डिसॉल्व हो चुकी, इसको क्या लिख दूं? एक्वस। ठीक। अब मुझे बताओ, आप इस सॉल्यूशन को 3-4 घंटे बाद आकर के देखोगे तो क्या ऐसा होगा कि ये 2 ग्राम डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं, ये अभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। 3-4 घंटे बाद, क्या 5-6 दिन बाद आकर के देखो, तब भी ये 2 ग्राम इसके अंदर डिसॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक। अच्छा, क्या इस 2 ग्राम का साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, उतना का उतना ही रहेगा, साइज सेम रहेगा। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अब ये 2 ग्राम जो है ये डिसॉल्व नहीं हो रही, ये डिसॉल्व होनी बंद हो गई? बोलो, ऐसा बोल सकता हूं क्या? नहीं, यहीं पे हम गलती करते हैं। ये अभी भी डिसॉल्व हो रही है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है। ना तो इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, ना इसका साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। लेकिन फिर भी डिसोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है। अब ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए बिकॉज यहां पर इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। क्या मतलब है इक्विलिब्रियम का? जैसे ही 1 ग्राम डिसॉल्व होने के लिए जाएगा, वैसे ही 1 ग्राम वापस बाहर आ जाएगा। क्या मतलब इस बात का? इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा 50 बच्चे बैठ सकते थे। 51th स्टूडेंट में लेकर के आया इस क्लास में बिठाने के लिए, तो बताओ वो कहाँ बैठेगा भाई? 50 बच्चे कंफर्टेबली बेंच पर बैठे हुए हैं। अब 51th स्टूडेंट आ गया तो वो आकर के कहाँ बैठेगा? हाँ,
वो नीचे बैठेगा फर्श पे। कहाँ बैठेगा? नीचे फर्श पे, जैसे ये बैठे हुए नीचे फर्श पे, ठीक। अब उसको इतनी देर हो गई नीचे फर्श पे बैठे हुए, 15-20 मिनट हो गए, इनको उस पर दया आई कि चल एक काम कर, मैं तेरी जगह आके बैठ जाता हूँ, तू मेरी जगह आकर के बैठ जा, ठीक है। तो क्या अभी भी बेंच पर 50 बच्चे बैठे हैं? हाँ। क्या अभी भी फर्श पर एक बच्चा बैठा है? हाँ। क्लास अभी भी क्या है? सैचुरेटेड, ठीक है। तो जैसे ही ये 1-2 ग्राम नीचे बैठे हुए थे, इसका मन करा चलो मैं सॉल्यूशन में जाता हूँ, या इसने बोला कि चल तू एक काम कर, तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह चला जाता हूँ, ठीक। तो ये ऊपर गया, एक नीचे आया। मुझे बताओ सॉल्यूशन के मिठास में कुछ चेंज आएगा क्या? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक। इसी प्रोसेस को बोलते हैं, ये जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल है, ये टकराया सॉलिड अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल से, और टकराने के बाद सॉल्यूशन से बाहर निकल के आ गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? crystallization. Some dissolved solute particles in solution may collide with solid undissolved particles and get separated out. This phenomena is known as crystallization. अब मुझे बताओ, जैसे ये घुलने जा रहा है वैसे ही एक बाहर आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बराबर हो चुका, और रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बराबर हो चुका। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ चुका? इक्विलिब्रियम आ चुका। और इक्विलिब्रियम आने के बाद हमें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक चुका है, जबकि रुका हुआ कुछ भी नहीं होता। कैसे भाई? मान लो एक स्टेयर केस है, ठीक है। इस स्टेयर केस के मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब 5-6 घंटे हो गए, आप मुझे देख रहे हो, मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहा, ठीक। अब आप सोचोगे कि कहीं मैं ड्रामे तो नहीं कर रहा, ठीक, लेकिन मेरी सांस भी फूल रही है, मुझे पसीना भी आ रहा है। इसका मतलब मैं कंटिन्यूअसली वर्कआउट तो कर रहा हूँ, कंटिन्यूअसली कोशिश तो कर रहा हूँ ऊपर चढ़ने की, बट मैं ऊपर नहीं पहुंच पा रहा। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? आपने साइड में को आकर के देखा, और आपने आकर के देखा कि जिस जीने के ऊपर मैं चल रहा हूँ वो जीना कैसा है? बिजली वाला जीना है। बिजली वाला जीना मतलब जिस स्पीड से मैं जीने के ऊपर जा रहा हूँ उसी स्पीड से जीना नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कितने प्रोसेस हो रहे हैं? 2। एक फॉरवर्ड प्रोसेस, मेरा जीने के ऊपर जाना, और एक बैकवर्ड प्रोसेस, जीने का नीचे की डायरेक्शन में आना। अगर हम दोनों की स्पीड बराबर है तो बताओ क्या मैं कभी ऊपर पहुंच पाऊंगा? नहीं। ऊपर मतलब ऊपर वाली मंजिल पे, वो वाला ऊपर नहीं, ठीक है। क्या मैं कभी नीचे आ पाऊंगा? नहीं, नीचे भी नहीं आ पाऊंगा अगर मेरे ऊपर चढ़ने की स्पीड और जीने के नीचे आने की स्पीड आपस में बराबर है तो, ठीक। तो इसी सिचुएशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये डिसॉल्व अभी भी हो रहा है, लेकिन सॉल्यूशन का मिठास उतना का उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसका साइज उतना का उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक है। तो हम बोलेंगे व्हेन रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपस में बराबर हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। और इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा? सैचुरेटेड में या अनसैचुरेटेड में? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कौन सा वाला? जिसमें के अंदर और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ हो। भाई सैचुरेटेड तो तब भी हो गया था जब 10 ग्राम चीनी डाली थी, ठीक है। लेकिन अगर 10 ग्राम चीनी डाली तो क्या इक्विलिब्रियम आएगा? नहीं, उसमें तो केवल घुले हुए सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल तो है ही नहीं, ठीक है। तो 10 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा चीनी मुझे इसके अंदर डालनी पड़ेगी। बोलो बात क्लियर हो गई अच्छे से? ठीक। तो अब आगे देखिएगा, ठीक। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बता चुका मैं क्या होता है भाई? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स रखना पड़ेगा, बिकॉज टेम्परेचर चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी बदल जाएगी, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? इट इज अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और एक होता है भैया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या है भाई? 51th स्टूडेंट क्लास में लेकर के आया था, उसको बैठने के लिए कोई भी जगह नहीं दे रहा था। अब एकेडमी का ओनर आया, उसने आकर के बच्चों को डराया, धमकाया, हीट अप किया, ठीक है। तो क्या किया? हीट अप मतलब गर्म किया। हम सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो वो 51 या जो 2 ग्राम चीनी नीचे डिसॉल्व नहीं हुई थी, नीचे बैठी थी, वो भी एक्स्ट्रा क्या हो जाएगी? जाके डिसॉल्व हो जाएगी। क्या उसको टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो 2 ग्राम चीनी जाके डिसॉल्व हो गई, क्या उसको सुपर सैचुरेटेड बोलूं?
नहीं, उसको सुपर सैचुरेटेड नहीं बोलोगे, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से तो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, वो तो वापस से अनसैचुरेटेड हो गया। आपको पता ही नहीं सॉल्युबिलिटी बढ़ी तो कितनी बढ़ी, सॉल्यूशन वापस से क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। अब आपने टेम्परेचर कम करा, ठीक है, टेम्परेचर एकदम से आपने डिक्रीज कर दिया, तो आप सोच रहे थे जैसे ही मैंने टेम्परेचर एकदम से डिक्रीज करा तो जो एक्स्ट्रा 2 ग्राम चीनी आकर के डिसॉल्व हुई हुई थी वो वापस से एकदम इमीडिएटली नीचे बॉटम पे आके बैठ जाएगी। कैसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर कम करने के बाद भी ये देखा जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अभी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ होता है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर उस सॉल्यूशन को बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आ गई बात अच्छे से? ठीक है, तो अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मोर अमाउंट डिसॉल्व्ड सॉल्यूट देन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोलो बात क्लियर हो गई अच्छे से? ठीक, चलो आगे देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा क्या, प्रेशर। क्या मतलब है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का? ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं आप कैसे बच्चे हो, आप शरीफ बच्चे हो या बदमाश हो? बदमाश हो? बदमाश हो लगते तो नहीं हो शक्ल से बदमाश नहीं। भाई जो शरीफ बच्चा है, आप मुझे एक बात बताओ, शरीफ बच्चा शरीफ लोगों के साथ रहना पसंद करेगा कि बदमाश लोगों के साथ रहना पसंद करेगा? और बदमाश बच्चा, अरे वो शरीफ के साथ भी जाकर रहेगा, उसको भी बदमाश बना देगा। ठीक, लेकिन एक लॉ है जो जैसा होता है वो वैसे के साथ ही रहना पसंद करता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में अगर हम देखें, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अगर हम देखें तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक का प्रिंसिपल होता है। एक वो कहावत सुनी, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, सुने नहीं इंग्लिश में कभी? इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ रहे हो ना बचपन से, या हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो? अच्छा, आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हो, ठीक है, सही है। तो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है, जो जैसा होता है वो वैसे के साथ ही रहना पसंद करता है, इसी को लाइक डिसॉल्व्स लाइक बोलते हैं। अगर सॉल्यूट पोलर है, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना पसंद करेगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना पसंद करेगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोलर नेचर के होते हैं, कैसे होते हैं भाई? पोलर नेचर के। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं भाई? नॉन पोलर नेचर के होते हैं। ठीक, इसीलिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं हमारे, वो पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर उसमें डिसॉल्व करना पसंद करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि नॉन पोलर नेचर के होते हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं करते। ठीक, तो पोलर गैसेस, अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स की, ठीक है, वो तो चलो अभी स्टार्ट करेंगे, पहले तो सॉलिड का ही बता दो। ठीक है, पोलर सॉलिड पोलर लिक्विड में डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर सॉलिड नॉन पोलर लिक्विड में डिसॉल्व करेगा। सिमिलरली पोलर गैस पोलर लिक्विड में डिसॉल्व करेगी, नॉन पोलर गैस नॉन पोलर लिक्विड में डिसॉल्व करेगी। ठीक, अब मुझे बताओ समुद्र के अंदर क्या पानी है? इसमें भी सोच रहे हो इतना समुद्र में पानी नहीं है, या पेट्रोल भरा हुआ पूरे समुद्र में? फिर तो आग लगा दो। अगर सपोज करो समुद्र में पेट्रोल भरा हुआ होता और कोई गलती से एक तीली लगा देता, फिर क्या होता? सोचो, कभी कभी जब मैं छोटा था तो मैं बचपन में रुड़की में, मेरे नाना नानी मामा सब रहते हैं। रुड़की में एक नदी है, ये गंगा नदी जो हरिद्वार से निकल के रुड़की में जा रही है। तो जब मैं उधर से गुजरा करता था तो मैं सोचा करता था इतना सारा पानी है, अगर कभी इस पानी की जगह पेट्रोल होता और मैं एक तिल्ली जला के इसमें फेंक देता तो क्या होता? फिर तो पूरी दुनिया तबाह हो जाती। ठीक, तो पानी क्या है भाई? पानी तो पानी ही है। ठीक है, तो समुद्र के अंदर पानी है, पानी के अंदर कौन सी गैस डिसॉल्व हुई भी होती है भाई? ऑक्सीजन गैस। अब मुझे बताओ, पानी तो पोलर है और ऑक्सीजन गैस नॉन पोलर है, तो आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, तो समुद्र में भी तो ऑक्सीजन डिसॉल्व है, ऑक्सीजन नॉन पोलर है, पानी पोलर है, वहां भी तो डिसॉल्व है, तो आपका कंसेप्ट फेल हो गया। नहीं, कंसेप्ट फेल नहीं हुआ। ऑक्सीजन केवल समुद्र के पानी में उतनी ही अवेलेबल है जितनी एक्वेटिक स्पीशीज के जिंदा रहने के लिए जरूरी है।
ठीक है, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है पानी के अंदर, क्लियर हो रही है बात, इसीलिए पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगी, ठीक है, HCl डिसॉल्व हो जाएगी इसमें, HCl पोलर है ना, HCl में हाइड्रोजन में और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, तो क्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव, क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक, अगले की अगर हम बात करें, मैं सब कुछ साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड भी बता रहा हूँ, साथ साथ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड भी बता रहा हूँ। ठीक, अगला देखते हैं, ठीक है, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा। पहले तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं। सॉलिड को लिक्विड में डालोगे तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती हो। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा है। हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक नेचर का है या फिर एंडोथर्मिक नेचर का है। अब बताओ एक्सो के लिए डेल्टा एच क्या होता है भाई, एक्सो के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव के नेगेटिव, इसी में कंफ्यूजन रहता है हर बच्चे को, एक्सो के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, बोलो। डेल्टा एच को एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो डेल्टा सॉल्यूशन एच करके लिखते हैं, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और एंडो के लिए डेल्टा सॉल्यूशन एच। अब मैंने कैसे याद रखा, मैंने याद रखा कि एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है और एंडो के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। इसको याद कैसे रखा, इसको याद मैंने इस तरीके से रखा कि एक्सो की स्पेलिंग में क्या आ रहा है भाई, एक्सो की स्पेलिंग में क्या आ रहा है, EX, एक्सो की स्पेलिंग में क्या आ रहा है, EX, और X किसकी होती है, X तो आज के समय में हर इंसान की होती है, ठीक है, लेकिन X होती किसकी है, जिसकी नेगेटिव थिंकिंग होती है। ठीक, अगर पॉजिटिव थिंकिंग होती तो X बनती ना, समझ में आ रही है बात अच्छे से। तो एक्सोथर्मिक की स्पेलिंग में X आ रहा है, X उसकी होती है जिसकी नेगेटिव थिंकिंग होती है, क्लियर हो गई बात। तो अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक नेचर का है, मतलब जब आपने पानी के अंदर सॉल्यूट डाला और वहां से हीट एनर्जी रिलीज हो रही, ठीक है, जैसे कभी घर में अगर व्हाइट वॉश हुआ हो तो चूना जब हम पानी के अंदर डालते हैं, जिस बकेट में डालते हो वो बकेट क्या हो जाती है, कुछ समय बाद हीटअप हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक, अब आप और मान लो सपोज करो कुछ चूना नीचे बैठा हुआ है, वो अभी डिसॉल्व नहीं हुआ, आप आकर के उसको और गर्म करना स्टार्ट कर दो, तो क्या चूना डिसॉल्व हो जाएगा? वो कहेगा नहीं, मैं तो ऑलरेडी अपने अंदर से हीट एनर्जी निकाल रहा हूँ, तुम और मुझे गर्म कर रहे हो, तो मुझे खुश कर रहे हो या दुखी कर रहे हो? दुखी कर रहे हो। तो वो कहेगा मुझे जितना डिसॉल्व होना था मैं उतना भी डिसॉल्व नहीं होता। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक नेचर का है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी, मतलब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर बात? ठीक, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक नेचर का है, मतलब वो कह रहा है मुझे और हीट एनर्जी दो, तो आप उसको और ज्यादा अगर गर्म करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये तो था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का। अब हम देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड के बारे में। अब मुझे बताओ, गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, मतलब गैस इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, गैस इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, और गैस का लिक्विड में कन्वर्जन, गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हो भाई? लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करते हो पहले ये बताओ। लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है, पानी को वेपर में कन्वर्ट करना है, तो उसको गर्म करोगे या ठंडा करोगे? गर्म करोगे। ठीक, गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसको गर्म करोगे कि ठंडा करोगे? ठंडा करोगे। ठीक है, तो गैस का कन्वर्जन लिक्विड में क्या कहलाया जाता है? कंडेंसेशन। ठीक, और आप इसको ठंडा कर रहे हो। ठंडा करने का मतलब इसके अंदर जो एक्सेस हीट एनर्जी थी उसको बाहर निकाल रहे हो। ठीक, मतलब गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो वो अपने अंदर की एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को बाहर निकाल देती है। मतलब ये प्रोसेस कैसा हुआ? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? हाँ,
गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो वो अपने अंदर की एक्सेस हीट एनर्जी बाहर निकाल रही है, तो ये एक्सो हुआ कि एंडो हुआ? एक्सो हुआ ना। और ये वाला कौन सा हो गया फिर? ये वाला तो एंडो, क्योंकि लिक्विड को गैस में बदल रहे थे तो आप उसको हीट अप कर रहे थे। ठीक, तो एक्सोथर्मिक फिनोमिना हुआ जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर साहब ने क्या बोला था? ली चैटलियर क्या बोला था कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम मेरा एंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ आएगा। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो बताओ मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, ध्यान से देख के बताओ, फॉरवर्ड में जाएगी कि बैकवर्ड में? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक कौन सा हुआ? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो हीट अप करना पड़ेगा, ऊपर वाला हो गया क्या? एक्सो। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो कैसा प्रोसेस हो गया? एंडो। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी इक्विलिब्रियम, सॉरी एक्सो हो गया, आपकी इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो बताओ लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड की सॉल्युबिलिटी, गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ेगी कि घटेगी? मैं गैस को ही तो डिसॉल्व करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो गैस का कन्वर्जन, ठीक है, दोबारा समझो अच्छे से, इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है, मैं ऐसे समझो, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, मैंने उसको पानी के अंदर डाला या कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाला तो क्या बनाया उसने? CO2 एक्वस। ठीक, तो फॉरवर्ड प्रोसेस आपका कंडेंसेशन वाला है, क्योंकि गैस किस में बदल रही है? लिक्विड में। मतलब फॉरवर्ड प्रोसेस कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक। ठीक, और बैकवर्ड क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। ठीक, अब मैं गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहता हूं और ली चैटलियर साहब ने कहा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक की तरफ आएगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगी कोल्ड ड्रिंक में या कम से कम? इसकी तो सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी, बिकॉज आप कहाँ आ रहे हो? बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हो। तो इसीलिए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लिक्विड सरफेस से उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, जिस वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और तीसरा तरीका, अभी हेनरीज लॉ पढ़ेंगे आगे चल करके, वहां पे समझ में आएगा। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी भाई? डिक्रीज करेगी। ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। अभी बताया ना, समुद्र के अंदर ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा है। इट इज दिस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन व्हिच सस्टेन्स द एक्वेटिक लाइफ। केवल उतनी ही ऑक्सीजन से आपकी एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाती है? संतुष्ट हो जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगी। इसीलिए बताओ, ठंडी कोल्ड ड्रिंक ज्यादा अच्छी लगती है कि गर्म? ठंडी अच्छी लगती है, क्योंकि टेम्परेचर कम से कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा। या तुम कोल्ड ड्रिंक को गर्म करके उबाल के पीते हो? गर्म कोल्ड ड्रिंक तो अच्छी लगती ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट, अब यहाँ बताओ, एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर। एक्वेटिक स्पीशीज ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल होगी, क्योंकि पानी जितना ठंडा होगा उसमें ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए सर्दियों में एक्वेटिक स्पीशीज ऊपर की तरफ नहीं आती, नीचे की डायरेक्शन में रहती है, बॉटम पर। जितना बॉटम में रहेगी उतना टेम्परेचर क्या होगा? उतना टेम्परेचर कम होगा। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, अब आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट है? पहले तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स की बात करें तो उस पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। लेकिन जब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड पढ़ते हैं तो वहां पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर एट विच इट इज डिसॉल्व्ड। जितना ज्यादा बाहर से प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर जाके क्या होगी? डिसॉल्व होगी। इसीलिए
इसीलिए पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब कोल्ड ड्रिंक बॉटल के अंदर सील किया जाता है तो इट इज सील्ड अंडर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर या फिर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। टेम्परेचर कम से कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगी, और प्रेशर ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी, या मैं बोलूं प्रेशर जितना ज्यादा होगा, प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अमाउंट गैस का लिक्विड के अंदर जाकर के क्या होगा भाई? इंक्रीज होगा। गैस का अमाउंट इंक्रीज होगा, इसका मतलब गैस के मोल्स इंक्रीज होंगे। गैस के मोल्स इंक्रीज होंगे, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? मोल फ्रैक्शन। अब इन दोनों को कोरिलेट करो, इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से गैस का मोल फ्रैक्शन लिक्विड सॉल्वेंट में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसी को ही बोला जाता है हेनरीज लॉ। क्या बोला जाता है? हेनरीज लॉ। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ठीक, स्टेटमेंट आता है एग्जाम में। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट at a particular temperature is directly proportional to the partial pressure of gas applied over the liquid surface। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट के नाम पर आया KH। P is equals to KHX, जहां पर इस KH को बोला जाता है क्या? हेनरी साहब का लॉ है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे क्या? हेनरीज कांस्टेंट। P है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अप्लाइड ओवर द लिक्विड सरफेस। ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। X क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द अनरिएक्टेड गैस इन द सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, अब देखिएगा आगे, ये डिमॉन्स्ट्रेशन से आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक, ये गैस है और ये लिक्विड है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है? इक्विलिब्रियम आया हुआ है। दोनों के बीच में फिलहाल क्या है? इक्विलिब्रियम आया हुआ है। ठीक, गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक, जब कोल्ड ड्रिंक लेकर के आते हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ढक्कन खोलने से पहले, ठीक है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड तो कोल्ड ड्रिंक में डिसॉल्व हुई हुई होती है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक में लिक्विड सरफेस के ऊपर होती है। तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में डिसॉल्व है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में डिसॉल्व नहीं है। इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ होता है। ठीक, अब आप आए, आपने आकर के ढक्कन खोला। ढक्कन खोलने से कैसी आवाज आती है? फिस। कैसी आवाज आती है? फिस की आवाज आती है। क्यों? क्योंकि आपने ढक्कन खोला, प्रेशर एकदम से क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। प्रेशर डिक्रीज हो गया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हुई हुई थी कोल्ड ड्रिंक पे, वो एकदम से बाहर की तरफ आएगी, इसलिए फिस की आवाज आती है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम दोनों का आपने क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। ठीक, तो यहाँ देखो, यहाँ पर अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। प्रेशर डिक्रीज कैसे होगा? जब पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन में उठेगा। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हुआ, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। और यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हुआ, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, चलो आगे देखो। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कुछ हेनरीज लॉ कांस्टेंट की। फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल्स टू KH इंटू X। बताओ X की क्या यूनिट होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ X? X मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन कल बताया था, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल्स ऊपर, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऊपर न्यूमरेटर में भी मोल्स, नीचे डिनोमिनेटर में भी मोल्स। ठीक है, तो मोल से मोल क्या हो गया? यूनिट से यूनिट क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई। तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो KH की यूनिट क्या होगी? KH की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की होगी। प्रेशर की यूनिट टॉर बार एटमॉस्फेयर, mm ऑफ मरकरी, mm of mercury etc। ठीक, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH फॉर द सेम सॉल्वेंट। पानी के अंदर ला करके ऑक्सीजन को डिसॉल्व करा, अगली बारी पानी के अंदर लाके कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करा, अगली बारी पानी के अंदर लाके नाइट्रोजन गैस को डिसॉल्व करा। सबके KH की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी, बिकॉज गैस बदल गई। ठीक है, सॉल्वेंट सेम है, ठीक है, लेकिन गैस बदल गई तो KH की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज। अगली बारी ऑक्सीजन फिक्स रखा हमने लेकिन सॉल्वेंट बदल दिया, तो अलग अलग सॉल्वेंट में सेम गैस के KH की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर डिफरेंट हो जाएगी। मतलब KH की वैल्यू सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है। KH वैल्यू ऑफ गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। समझ आ गई बात अच्छे से? ठीक,
अगली बात, P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। ठीक, इस फॉर्मूले से अगर मैं यहां पर x की वैल्यू निकालूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर, चलो P की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, KH की वैल्यू निकालते हैं। KH की वैल्यू क्या आएगी? P अपॉन एक्स। ठीक, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं तो KH और X आपस में क्या आ गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब एट अ पर्टिकुलर प्रेशर फॉर अ गिवन प्रेशर, जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम होगी, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? ठीक, चलो इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे लिख दूं, x इज इक्वल्स टू P अपॉन KH, बोलो लिख सकता हूं। ठीक, और अभी अभी एक बात और बताई, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट था भाई सॉल्युबिलिटी पर? टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो रही थी? डिक्रीज। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये x क्या है? मोल फ्रैक्शन, इसी को ही तो सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है KH के, इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, अब अगर ये समझ में आ गया तो इन दोनों को देख लो, 1 अपॉन KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T, तो इनका रेसिप्रोकल भी क्या होगा? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे KH की वैल्यू क्या होगी भाई? इंक्रीज होगी। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, तो अब मुझे बताना, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। समझ आ गई बात अच्छे से? ठीक, तो KH वैल्यू इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये तो इन दोनों को कोरिलेट कर दिया, KH वैल्यू इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। हायर द वैल्यू ऑफ KH, KH की वैल्यू इंक्रीज होनी है टेम्परेचर बढ़ाने से, KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी बिकॉज x इज इक्वल्स टू P अपॉन KH। बोलो समझ आ गई यहां तक सारी बातें? ठीक, प्लॉट देखते हैं क्या प्लॉट आएगा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। कंपेयर करो इसको y इक्वल्स टू mx के साथ। y इक्वल टू mx इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक, तो y एक्सिस पे कौन आ गया? प्रेशर। देखो प्रेशर आ गया y एक्सिस पर, पार्शियल प्रेशर। ठीक, x एक्सिस पर कौन आ जाएगा? बोलो x एक्सिस पर कौन आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन। ये देखो मोल फ्रैक्शन आ गया x एक्सिस पर। स्लोप किसके बराबर आ गया? स्लोप, अरे ये m ही तो स्लोप है। स्लोप किसके बराबर आ गया? KH। इंटरसेप्ट किसके बराबर आएगा? यहाँ तो प्लस सी करके कुछ लिखा हुआ ही नहीं, जीरो, इसीलिए हमारी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। इट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। क्लियर होगी बात अच्छे से? प्लॉट ऑफ P वर्सेस X इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन विद स्लोप इक्वल टू KH। ठीक, आगे देखिए एप्लीकेशंस देख लेते हैं कुछ हेनरीज लॉ के, क्या क्या एप्लीकेशंस है। ठीक, सबसे पहला एप्लीकेशन, टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड इज सील्ड इन हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। ठीक है, तो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। क्लियर बात? एट हायर ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप ऊंचाइयों पर जाते जाओगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा? ऑक्सीजन का लेवल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। प्रेशर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में क्या होगी? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी, जिस वजह से हमारे सर में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है, नाउजिया, इनेबिलिटी टू थिंक प्रॉपरली। इसीलिए पहाड़ी लोग थोड़े सनकी टाइप के होते हैं। ठीक, हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हायर ऑल्टीट्यूड पर जाओगे तो क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन का लेवल हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा भाई?
डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। डिक्रीज करेगा तो नाउजिया, हेडेक, इनएबिलिटी टू थिंक प्रॉपरली, ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को आएंगे, ठीक। स्कूबा डाइविंग टैंक्स आर डाइल्यूटेड विद हीलियम, ठीक। क्या मतलब है इसका, देखो जरा यहाँ पर, ठीक। स्कूबा डाइवर्स, जब स्कूबा डाइवर्स बोलते हैं किसका, गोताखोर को, ठीक है। जैसे जैसे वो पानी की गहराइयों में जाता जाएगा उसके ऊपर प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ता जाएगा तो जो सिलेंडर वो डाल के लेकर के जाता है अपनी कमर पे, उस सिलेंडर में कौन कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब जैसे जैसे वो नीचे जाएगा प्रेशर बढ़ेगा, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी उसके ब्लड में इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, सिमिलरली नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी भी उसके ब्लड में इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन नाइट्रोजन हमारे लिए टॉक्सिक होती है अगर वो अपनी एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस कर जाए, ठीक है। नाइट्रोजन इज टॉक्सिक, इसीलिए नाइट्रोजन को टॉक्सिक लिमिट क्रॉस होने नहीं दिया जाता। इसीलिए हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ सिलेंडर के अंदर लेस सॉल्युबल हीलियम गैस को डिसॉल्व करके लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन और डिसॉल्व्ड गैसेस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर। इंक्रीज्ड प्रेशर increases solubility of atmosphere gases in the blood which are released when the divers come towards the surface। अब जब डाइवर्स ऊपर की तरफ आएगा तो वापस से प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो डिसॉल्व्ड गैसेस थी वो बाहर आनी स्टार्ट हो जाएगी, और जब वो बाहर आएगी तो बाहर आते हुए आपके ब्लड वेसल्स को क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। आपके ब्लड वेसल्स को क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, ठीक। तो द प्रेशर डिक्रीजेस एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बबल्स इन द ब्लड व्हिच में ब्लॉक द ब्लड कैपिलरीज। इस मेडिकल प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है, बेंड्स बोला जाता है। और जब हायर ऑल्टीट्यूड पे गए थे, इनएबिलिटी टू थिंक प्रॉपरली, ठीक है, नाक से खून आना, ठीक है, डिजीनेस, लेजीनेस, उस मेडिकल प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है, ठीक है, एनॉक्सिया। क्या बोला जाता है, एनॉक्सिया, ठीक है। तो द बबल्स ब्लॉक द कैपिलरीज एंड क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स दैट आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। To avoid bends as well as toxic effect of high concentration of nitrogen in blood, ठीक है। तो tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium। समझ आ गई बात अच्छे से, ठीक है। तो हीलियम जो है दो काम करता है, एक तो नाइट्रोजन को उसकी टॉक्सिक लिमिट क्रॉस होने से रोकता है, दूसरा बेंड्स की प्रॉब्लम से भी छुटकारा देता है, ठीक। अब देखिए व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, क्या क्या लिमिटेशंस है। प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई, ठीक। हेनरीज लॉ इज वैलिड ओनली अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस, कि प्रेशर ऑफ गैस मस्ट नॉट बी टू मच हाई, ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ठीक। टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व कर रहे थे कोल्ड ड्रिंक के अंदर, उसने जाके कोल्ड ड्रिंक के साथ ही रिएक्शन कर ली, फिर क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट खत्म, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट आएगा ही नहीं, तो कुछ और ही बन जाएगा। अब कुछ और चीज पी लोगे, हो सकता है बॉडी में जाके कुछ और रिएक्शंस वगैरह हो जाए, ठीक है। तो द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट। द गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन, ठीक। तो जो हमने पढ़ा आज उस पर P इज इक्वल्स टू KHX, इस पर आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे काफी सारे, ठीक है। तो इन न्यूमेरिकल्स को करो अच्छे से, चाहे एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल हो, चाहे इंटेक्स हो, ठीक, चाहे एक्सरसाइज हो। प्रेशर की यूनिट के बारे में एक बार बता देता हूं, बिकॉज KH की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की होगी, बोलो होगी कि नहीं, KH की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की होगी। तो प्रेशर की यूनिट 1 atm इज इक्वल्स टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1 atm इक्वल्स टू 101,325 पास्कल, बिकॉज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, पास्कल। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 1 atm इक्वल्स टू 101.325 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल, बोलो बोल सकता हूँ कि नहीं, हाँ बोल सकता हूँ। 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 101
325 किलो पास्कल। क्लियर बात। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 1 ATM इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। देख लो 5 डिजिट्स आ रहे हैं आगे, और 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 1 बार। तो 1 ATM में 1.01325 बार हमारे पास आ चुके। क्लियर बात। ठीक। और अगर 1 बार, तो ये वाला कन्वर्जन ATM को किस में बदलेगा, बार में। ठीक। कभी कभी हमें बार को ATM में भी बदलने की जरूरत पड़ती है। तो 1 बार में कितना ATM, 1/1.01325 इतना ATM। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.987 ATM। क्लियर हो गई बात। तो ये सारी चीजें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगी। ठीक। P इज इक्वल्स टू KH x, P आपको दे के रखेगा, K आपको दे करके रखेगा, X आपसे कैलकुलेट करवा लेगा। ठीक। X क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, मान लिया मोल फ्रैक्शन भी किसका होगा, यहाँ पर गैस का होगा। तो गैस के मोल्स अपॉन गैस के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। ठीक है। तो गैस के मोल्स भी कैलकुलेट करवा सकता है आपसे न्यूमेरिकल में। क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक है। तो आज जितना पढ़ाया उसको अच्छे से करो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। ठीक है। और अगली क्लास में जब आओगे तो पिछले लेक्चर का भी एज वेल एज आज के लेक्चर का भी रिवाइज करके आना अच्छे से। ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज के आज बैठ करके ही सारी की सारी क्या हो जानी चाहिए, फिनिश हो जानी चाहिए। MTG बुक उठाओ, MTG 10 इयर्स PYQs। ठीक है। उस MTG में 2 टॉपिक पर हमने 2 टॉपिक आज फिनिश कर लिए। तो 2 टॉपिक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो बैठ करके। ठीक है। और कल की क्लास में जब आओ अच्छे से पढ़ करके आओ। ठीक है। तो बाकी मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।